1960 के दशक से शुरू होकर कई ईरानियों, वामपंथी और धार्मिक दोनों ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ सहित विभिन्न फिलिस्तीनी संगठनों के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था। इनमें से कुछ स्वयंसेवक, जिन्होंने लेबनान और जॉर्डन में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, फिर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए ईरान लौट आए। यासर अराफात ने 17 फरवरी 1969 को ईरान का दौरा किया और इस्लामी क्रांति के बाद देश का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने। अराफात की यात्रा के दौरान ईरान ने इजराइल से संबंध तोड़ लिए और इजरायली राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। पीएलओ को ईरान की क्रांति प्रेरणादायक लगी, क्योंकि अपने वतन से निर्वासित खोमेनी ने अमेरिका समर्थित एक सैन्य रूप से शक्तिशाली दुश्मन को हराया था, जिसे पीएलओ ने इजराइल के खिलाफ दोहराने का सोचा। दूसरी ओर फिलिस्तीनियों को लगा कि अरब राष्ट्रवाद का कोई भविष्य नहीं है। अरब 1937 के युद्ध में हार गए। जॉर्डन ने 1970 में पीएलओ को निष्कासित कर दिया और मिस्र ने 1978 में इजराइल को मान्यता दी। ईरान बंधक संकट के दौरान पीएलओ ने ईरानी छात्रों के साथ मध्यस्थता करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास में कथित तौर पर गुप्त दस्तावेज मिले थे, जिनमें शाह के शासन के लिए इजरायली समर्थन का विवरण था। ईरान इराक युद्ध की शुरुआत में यासर अराफात ने सद्दाम हुसैन और खोमेनी के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। अराफात को डर था कि युद्ध फिलिस्तीनी मुद्दे से ध्यान भटकाएगा। अराफात ने 20 सितंबर 1980 को व्यक्तिगत रूप से बगदाद और तेहरान की यात्रा की, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। ने युद्ध के दौरान इराक का साथ दिया। इसके बावजूद ईरानी नेताओं ने फिलिस्तीन समर्थक रुख बनाए रखा। खुमैनी के शासनकाल में ईरान 1969-1989 1969 में ईरानी क्रांति और पहलवी राजवंश के पतन के बाद ईरान ने इजराइल के प्रति कड़ा रुख अपनाया। ईरान ने इजराइल के साथ सभी आधिकारिक संबंध तोड़ दिए। ईरान ने इजरायली पासपोर्ट स्वीकार करना भी बंद कर दिया और ईरानी पासपोर्ट धारकों को अधिकृत फिलिस्तीन की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तेहरान में इजरायली दूतावास बंद कर दिया गया और पीएलओ को सौंप दिया गया। अयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को महान शैतान और सोवियत संघ को छोटा शैतान कहा गया। ईरान ने इस्लामी शिया लेबनानी दलों को समर्थन दिया, उन्हें एक एकल राजनीतिक और सैन्य संगठन हिजबुल्लाह में संगठित करने में मदद की और उन्हें इजरायली और अमेरिकी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए वैचारिक शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए। ता को बढ़ा दिया और लेबनान में कई स्थानीय शिया मुस्लिम आंदोलनों, जिनमें हिजबुल्लाह और अमल शामिल है, को संगठित कर दिया, जो पहले दक्षिण में एक असंगठित गुरिल्ला आंदोलन थे। वर्षों बीतने के साथ दोनों पक्षों के सैन्य हताहतों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने अधिक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति में प्रगति की। ईरान ने हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में प्रशिक्षण, हथियार, विस्फोटक, वित्तीय, प्रासारिक, राजनयिक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की। साथ ही हिजबुल्लाह को इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। हिजबुल्लाह के 1985 के घोषणा पत्र में उसके 4 मुख्य लक्ष्यों में से एक, लेबनान से इजराइल की अंतिम वापसी, उसके अंतिम विनाश की प्रस्तावना था। फरवरी 2010 में जारी रिपोर्टों के अनुसार हिजबुल्लाह को ईरान से $400 मिलियन प्राप्त हुए। 1990 के दशक की शुरुआत तक सीरिया और ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह एक प्रमुख समूह और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, जिसने दक्षिण लेबनान में गुरिल्ला गतिविधियों के नेतृत्व पर एकाधिकार कर लिया। मई 2000 में जब से इजराइल दक्षिणी लेबनान से पीछे हट गया और हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान सेना की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, तब से ये संघर्ष निम्न स्तर पर जारी रहा, जिसका केंद्र शबा फार्म्स क्षेत्र था। 2005 में ईरानी कट्टरपंथी महमूद अहमदीनेजाद के चुनाव के साथ ईरान और इजराइल के बीच संबंध तेजी से तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ
कई परोक्ष संघर्षों और गुप्त अभियानों में शामिल हो गए।